वेलकम टू द ज्ञान एकेडमी। पिछली वीडियो में हमने पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को देखा था और उनके जो 4 स्टेजेस है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सिलेबस अगर आप देखिएगा तो उसमें सिर्फ स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की गई है। तो 2 तरीके के हम लोग देखेंगे, 2 साइकोलॉजिस्ट को देखेंगे। कल भी मैंने कहा था कि कल हम लोगों ने पियाजे को देखा था और आज हम लोग ब्रूनस को देखेंगे बेसिकली। और ब्रूनस से रिलेटेड जो अहम कॉन्सेप्ट है हमारे पास उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जो यूजीसी नेट में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप जानते हैं मैं बिल्कुल वेरी शॉर्टली और वेरी स्पेसिफिक में बात कर रहा हूं ब्रूनस के हवाले से, है ना। ब्रूनस ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 3 स्टेजेस बताए हैं। पहला स्टेजेस उन्होंने इनएक्टिव स्टेज बताया है, जो कि इसको हम लोग एक्शन बेस्ड भी कहते हैं। चूंकि यहाँ पे एक्शन के थ्रू बच्चा किसी चीज को सीखता है, एक्शन के थ्रू परसीव करता है वो एनवायरनमेंट को, इसलिए इस स्टेज को एक्शन बेस्ड स्टेज भी कहा जाता है। ये जन्म से लेकर के 1 साल तक का ये मरहला होता है। इस स्टेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, जैसा कि मैंने कहा कि इस स्टेज में बच्चे जो एनवायरनमेंट को परसीव करते हैं वो एक्शन के थ्रू करते हैं। एक्शन के थ्रू माहौल को या एनवायरनमेंट को या अपने आसपास को या पास पड़ोस को वो एक्शन के थ्रू परसीव करते हैं एनवायरनमेंट को। दूसरा, ये जो इनएक्टिव स्टेज है, ये इनएक्टिव को अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंस करें पियाजे की कॉग्निटिव स्टेज से तो ये आपको पियाजे की कॉरेस्पॉन्डिंग विद पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपको मिलेगा, है ना, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज आप कहते हैं, है ना। मतलब तो कहते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग विद पियाजे सेंसरी मोटर स्टेज, है ना। सेंसरी मोटर स्टेज से बेसिकली ये कॉरेस्पॉन्डेंस है। और उसके अलावा इसमें देखिएगा तो बच्चे की जो यहाँ पे समझ होती है वो थिंकिंग बच्चा नहीं कर पाता है, इसलिए वो फिजिकल एक्शन के थ्रू वो चीजों को समझता है, ना कि थिंकिंग के द्वारा। आप देखते होंगे बच्चे बस फिजिकल एक्शन जो उनको समझ में आता है वही करते हैं, वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन उनमें नहीं होता है। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे बच्चे लर्निंग बाय डूइंग की प्रिंसिपल पर सीखते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इस एज में जो हमारी टीचिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो टीचिंग अप्रोचेज होनी चाहिए बच्चों के साथ, वो लर्निंग बाय डूइंग पर बेस्ड होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो स्टेज। तो नेक्स्ट स्टेज जो है हमारा वो आइकॉनिक स्टेज है, जिसको इमेज बेस्ड स्टेज भी कहा जाता है, जो कि 1 साल से लेकर के 6 साल तक का जो है मरहला इसके अंदर आता है ना। आइकॉनिक स्टेज नाम से ही स्पष्ट है, आइकॉनिक स्टेज दैट मींस आइकॉन बेस्ड, है ना। इसलिए इसको आइकॉन बेस्ड या इमेज बेस्ड स्टेज भी कहा जाता है, जो कि 1 से लेकर के 6 साल तक का होता है। इस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इस स्टेज को हम लोग पिक्टोरियल स्टेज कहते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि इस उम्र के बच्चों के जो बुक वगैरह होते हैं उसमें पिक्चर वगैरह, इमेज वगैरह बहुत ज्यादा रहता है। जैसे ए फॉर एप्पल तो एप्पल का सिंबल रहेगा, बी फॉर बॉल तो बॉल का सिंबल रहेगा, सी फॉर कैट तो कैट का सिंबल रहेगा। बेसिकली वजह क्या है, चूंकि इस स्टेज में बच्चे पिक्टोरियल होते हैं, इसलिए इस स्टेज को हम लोग पिक्टोरियल स्टेज भी कहते हैं। दूसरी बात है कि ये जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं या जो ये जो इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, अपने अंदर रखते हैं, वो इमेज की शक्ल में रखते हैं। इसलिए हम इनकी किताबों में जो है कि इमेज बेस्ड इनकी बुक होती है ना। दूसरी बात यह है कि इनकी विजुअल मेमोरी इंक्रीज कर जाती है। कोई चीज अगर एब्स्ट्रैक्ट चीज आप इनको बताएंगे तो वो चीजें इनको याद नहीं रहेगी, लेकिन अगर पिक्चर, सिंबल, डायग्राम, मैप वगैरह वगैरह दिखा करके अगर आप समझाते हैं, बताते हैं इनको, तो बहुत लंबे अरसे तक इनको समझ में आ सकती है। दूसरी बात यह है कि इसका जो डिसीजन होता है वो परसेप्शन पर बेस्ड होता है, दैट मींस कॉग्निशन पर बेस्ड इनका डिसीजन होता है। और थर्ड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसमें यह है कि ये जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं अपने दिमाग में, अपने क्या कहते हैं जहन में, वो सेंसरी इमेज के थ्रू करते हैं, दैट मींस इमेज को स्टोर करते हैं और उससे इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। हाँ, तो एस्पायरेंट्स नेक्स्ट जो हमारा स्टेज है वो सिंबॉलिक स्टेज है। इस स्टेज को लैंग्वेज या वर्ड स्टेज भी कहा जाता है। ये जो होता है 6 साल से लेकर के आगे का जो मरहला है, हमारी एज है, उसको इसमें कंसीडर किया जाता है।
एक बार और डिफरेंशिएट करते चले हम कि पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस बताए हैं, जबकि ब्रूनर्स ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 3 स्टेजेस बताए हैं, जिसमें से पहला हमने देखा, उसके बाद दूसरा हमने आइकॉनिक स्टेज देखा, और तीसरा जो है वो हमारा सिंबॉलिक स्टेज है बेसिकली, है ना। इस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है इस स्टेज की कि यहां पे बच्चे एब्स्ट्रैक्ट टर्म में सोचना शुरू कर देते हैं, मतलब उनकी मानसिक जो क्रियाएं होती है, जहनी जो अमल होता है उनका, वो तेज हो जाते हैं, यानी कि चीजों को वो सोचने लगते हैं, इंफॉर्मेशन के ऊपर वो विचार करने लगते हैं, थिंकिंग करने लगते हैं, एब्स्ट्रैक्ट टर्म में चीजों को डिफाइन करने और समझने लगते हैं। दूसरी चीज ये है कि बच्चे इस उम्र में जो रीजनिंग वगैरह का पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करने लगते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि एनवीएस वगैरह का जो एग्जाम होता है 5th और 6th क्लास के बच्चों का या 7th 8th के बच्चों का, आप उसमें देखिएगा रीजनिंग के कुछ सवाल डाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है, हमारी साइकोलॉजी हमें बताती है कि बच्चे आप पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी पैटर्न हो अगर हम बच्चों के सामने रखें तो बच्चे उन चीज को इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसके बाद है कि बच्चे यहां पे कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने लगते हैं, है ना। किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट हो, अगर आपने बच्चों को बताया है ना, समझाया है, तो फिर बच्चे वो कॉन्सेप्ट को बताने लगेंगे, समझाने लगेंगे आपको। दूसरी बात यह है कि यहां पे बच्चा का चूंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है ना, चूंकि हमने यहां पे कहा कि पियाजे के जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उससे करस्पॉन्डेंस माना जाता है, तो यहां पे लैंग्वेज जो है वो बच्चों का ज्यादा डेवलप होता है। इसलिए वो जो इंफॉर्मेशन है या जो कुछ भी है, नॉलेज वगैरह है, उसको लैंग्वेज और वर्ड की शक्ल में स्टोर करते हैं अपने जहन में। दूसरी बात यह है कि पियाजे के कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के करस्पॉन्डेंस माना जाता है, ये बात हमने आपको बताया। इस तरीके के भी सवाल पूछे गए हैं बेसिकली कि ये जो सिंबॉलिक स्टेज है वो पियाजे के किस स्टेज के करस्पॉन्डेंस में है, तो याद रखिएगा कि पियाजे के कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के करस्पॉन्डेंस है। और एक हमारा है इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड प्राइमरली एज अ वर्ड, जैसा कि हमने कहा कि बच्चे यहां पे अब कोई भी चीज भाषा, वर्ड, शब्द की शक्ल में स्टोर करने लगेंगे। आइए कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म है ब्रूनर्स के हवाले से जो यूजीसी नेट में बार बार पूछे जाते हैं, आइए अब हम उसको डिस्कस। हाँ, तो कुछ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहिए या बुलेट्स पॉइंट्स कहिए ब्रूनर्स के हवाले से जो यूजीसी नेट में बार बार पूछा जाता है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसको ना आप स्क्रीनशॉट करके रख ही लीजिएगा, क्योंकि इसमें से ये वाली जो चीजें है ना, ये कई बार पूछ चुकी है, आई थिंक 5, 6, 7 बार पूछा होगा, है ना। आइए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनके हवाले से, ब्रूनर्स के हवाले से बात हम लोग कर लेते हैं। एक तो बात ये आपको पता चलेगा कि ब्रूनर्स कंस्ट्रक्टिविज्म के सपोर्टर थे। हालांकि कंस्ट्रक्टिविज्म के सपोर्टर पियाजे भी थे, पियाजे ही फाउंडर माने जाते हैं, बट ब्रूनर्स की जो स्टेटमेंट है वो क्लियरली आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। 1960 में इस किताब को उन्होंने लिखा था, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इस बुक का जो मेन प्रीमाइसेस अगर आप देखिएगा इस बुक का, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो लर्नर्स होते हैं वो बेसिकली एक्टिव लर्नर्स होते हैं और लर्नर अपनी नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इट मींस क्लियरली स्टेट दैट के लर्नर्स आर कंस्ट्रक्टिविस्ट, दे कैन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, है ना। एक्चुअली में लर्नर जो होते हैं वो अपनी लर्निंग को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो एक इसको याद रखिएगा कि इसलिए उनको कंस्ट्रक्टिविज्म के घोर सपोर्टर माने जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हालांकि पियाजे की भी हमने बात कही कि वो भी कंस्ट्रक्टिविज्म के मानने वाले थे और वहीं से शुरुआत भी होती है। बट ब्रूनर्स की जो प्रीमाइसेस है उससे साफ झलकता है, क्योंकि इस प्रीमाइसेस में वो डायरेक्टली कहते हैं कि लर्नर्स आर एक्टिव एंड दे कैन कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज, है ना। लर्नर्स अपने नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दूसरी जो अहम बात है वो रीडनेस फॉर लर्निंग है, और यहीं पे पियाजे में और ब्रूनर्स में जो विचारों का मतभेद है वो आपको झलकेगा। क्योंकि पियाजे कहते हैं कि कॉग्निटिव स्टेज की जो डेवलपमेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए हमें उनको टीचिंग करनी चाहिए या शिक्षण करना चाहिए बेसिकली, है ना। जबकि ब्रूनर्स का मामला कुछ अलग है, ये कहते हैं रीडनेस फॉर लर्निंग, ये कहते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट हम कभी भी किसी भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ हमारे पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सम इंटेलेक्चुअलिटी, है ना।
कुछ बुद्धिमत्ता के साथ, कुछ होशियारी के साथ हम कोई भी सब्जेक्ट किसी भी समय बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इनका ब्रूनर्स का कहना यह था कि अगर स्कूल प्रशासन या टीचर्स ये इस इंतजार में रहते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट हो, फिर उस हिसाब से हम उसको पढ़ाएंगे, तो वो वक्त की बर्बादी कर रहे हैं, समय की बर्बादी कर रहे हैं। लिहाजा आप कोई भी चीज कभी भी किसी बच्चे को समझा सकते हैं कुछ इंटेलेक्चुअलिटी के साथ, है ना। उन्होंने कहा कि ही आर्ग्यूज दैट एनी सब्जेक्ट कैन बी टाउट इफेक्टिवली इन सम इंटेलेक्चुअलिटी ऑनेस्ट फ्रॉम टू एनी चाइल्ड एट एनी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, है ना। किसी डेवलपमेंट के किसी भी स्टेज में कोई भी चीज हम बच्चों को सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं कुछ इंटेलेक्चुअलिटी के साथ। और ये यूजीसी नेट में मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद है, आई थिंक 6 या 7 बार इस चीज को पूछा गया है। तो एक तो याद रखिएगा कि ये जो बातें उन्होंने कही थी, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन 1960 में किताब उन्होंने पब्लिश की थी, उसी किताब में उन्होंने इस तरीके की बातें कही थी और यहीं से मतभेद भी दिखता है बेसिकली पियाजे में और ब्रूनर्स में। चलिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्पाइरल करिकुलम है, ये भी ब्रूनर्स की देन है। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। यहां से भी बार बार सवाल पूछे गए हैं यूजीसी नेट में, है ना। बड़ी ऑब्जेक्टिवली मैं बताता हूं बेसिकली स्पाइरल करिकुलम क्या है। देखिए स्पाइरल करिकुलम को समझने के लिए आपको ये फिगर पर ध्यान देना होगा। देखिए हम कोई एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, उसका कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं। पहली बार हम बच्चों को कंटेंट डिलीवर करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम फिर उसी टॉपिक को रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने का मतलब कंटेंट की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम हम उसी टॉपिक के कंटेंट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको फिर थोड़ा बढ़ाते हैं। और इस तरीके से हम तब तक बढ़ाते रहते हैं जब तक कि उस टॉपिक को बच्चों को मास्टरी हासिल नहीं हो जाती है ना। तो इसी को कहा जाता है स्पाइरल करिकुलम। देखिए डिफिकल्टी लेवल अगर हम यहां से देखें, आपके साथ ये फिगर है, आप देखिएगा डिफिकल्टी लेवल पहले थोड़ी थी, फिर थोड़ी थी, थोड़ी थी, धीरे धीरे हम डिफिकल्टी का जो लेवल है कंटेंट का हम बढ़ाते चले जाते हैं स्पाइरल करिकुलम में। तो बेसिकली ब्रूनर्स का जो कहना था वो यही था कंटेंट के हवाले से कि सबसे पहले हम एक कंटेंट बच्चों को दिए कोई भी टॉपिक का सिंपल कंटेंट, फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ा करके हमने रिवाइज किया, फिर कंटेंट दिया, फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी हमने बढ़ाया, फिर रिवाइज किया कंटेंट को और फिर जाकर के हमने मास्टरी करवाई। तो जब तक बच्चा मास्टरी नहीं कर लेता तब तक हम उसको क्या करते रहते हैं, सेम एजुकेशनल टॉपिक को रिविजिट करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं और हर बार डिफिकल्टी की जो लेवल होती है कंटेंट की वो बढ़ती चली जाती है, कंटेंट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती चली जाती है बेसिकली, है ना। तो जो स्पाइरल करिकुलम है वो बेसिकली एक एजुकेशनल अप्रोच है ना, जो that involves regularly visit the same topic, each time content is revised and each time students get deeper knowledge, है ना। हर बार क्या होगा कि सेम टॉपिक रहेगा बट कंटेंट हर बार रिवाइज होता रहेगा, कंटेंट की कॉम्प्लेक्सिटी हर बार बढ़ती चली जाएगी। ऐसा तब तक होगा जब तक बच्चा डीपर नॉलेज को नहीं हासिल कर लेता है, यानी मास्टरी को हासिल नहीं कर लेता है। तो फ्रेंड्स ये था स्पाइरल करिकुलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे साथ है फ्रेंड्स एस्केप फोल्डिंग। बहुत सारे को ऐसा लगता है कि एस्केप फोल्डिंग वाइगोत्स्की ने दिया था, ब्रूनर्स ने एग्जैक्टली एस्केप फोल्डिंग को दिया था और वाइगोत्स्की ने इस पे काम किया है, नो डाउट। एस्केप फोल्डिंग को उन्होंने बहुत बढ़ाया है ना। तो एस्केप फोल्डिंग में क्या होता है आप सब जानते हैं कि एस्केप फोल्डिंग बेसिकली हमारा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को या किसी को भी हम कुछ चीजें सिखाते हैं। तो एस्केप फोल्डिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करते हैं, हमारे टीचर्स हो या हमारे बड़े भाई हो या हमसे योग्य कोई पर्सन है, हमसे कोई एबल पर्सन है, वो हमें किसी चीज में सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं साइकिल सीखना चाहता हूं तो साइकिल सीखने के लिए हो सकता है कि हमारे बड़े भाई या कोई भी सीखा हुआ लोग जो है कि वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं साइकिल सीखने में। उसी तरीके से मैं बाइक सीखता हूं तो बाइक सीखने में हमें कोई भी मदद कर सकते हैं बेसिकली। तो एस्केप फोल्डिंग जो होता है बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू लर्नर्स किसी के हेल्प की सहायता से कुछ चीजें सीख जाता है या सीख सकता है ना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है एस्केप फोल्डिंग को, कि एस्केप फोल्डिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच द टीचर्स, एल्डर्स और एबल पर्सन, याद रखिएगा एबल पर्सन ऑफर्स टू सपोर्ट लर्निंग, है ना। कोई भी योग्य है
या फिर हमारे बड़े हैं या हमारे शिक्षक हैं, जब हमें किसी प्रोसेस में मदद हमारी करते हैं सीखने में उसको, तो हम लोग एस्केप फोल्डिंग कहते हैं। अब देखिए आपको समझना पड़ेगा एस्केप फोल्डिंग को। बेसिकली हमारी जिंदगी का ना, बेसिकली ये आप अपने आप को सोच करके देखिए कि हमारी जिंदगी के 3 आउटर लेयर्स हैं बेसिकली, है ना। एक ऐसा लेयर्स है जहां पे हम कोई काम कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, विदाउट किसी के हेल्प के कर सकते हैं। वो ये एरिया है जहां पे हम बिना किसी के मदद के हम कोई भी काम कर सकते हैं। दूसरा हमारा एरिया है जहां पे हम बिना किसी के मदद के नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जो एरिया हमारी जिंदगी का होता है जिसमें हम बिना किसी के मदद के कोई काम नहीं कर पाते हैं, उस एरिया को बेसिकली ZPD कहा जाता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। यानी कि जिंदगी के जिस हिस्से में, जीवन के जिस हिस्से में हम अपने आप से नहीं कर पाते हैं, है ना, हमें किसी की मदद की जरूरत होती है, उस एरिया को जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। और जो हमें मदद करेगा, जो हमें हेल्प करेगा, उस प्रोसेस को बेसिकली हम लोग एस्केप फोल्डिंग कहेंगे, राइट। अब नेक्स्ट एक और हमारे पास है जो बड़ा कंफ्यूजन का है, जिससे यूजीसी नेट ने पूछा है, आइए हम उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप है, जो कि कई बार नेक्स्ट में पूछा गया और बड़ा कंफ्यूजन का भी रहा है ना, बहुत कंफ्यूजन करा, इस पे चैलेंज वगैरह भी हुए थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो डिस्क्रिप्शन है इसका वो एस्केप फोल्डिंग है, बट एग्जैक्टली एस्केप फोल्डिंग नहीं है। एस्केप फोल्डिंग और इसमें फर्क है। हालांकि कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रूनस के जरिए से नहीं दिए गए हैं, बट हम इसलिए यहां पे चर्चा कर दे रहे हैं कि आप एस्केप फोल्डिंग और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप में क्या होगा, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप में वही लोग आपको मदद करेंगे जो उस एरिया में मास्टर होंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग टीचर एजुकेशन में है ना, तो हम लोग टीचर एजुकेटर्स जो हमारे होते हैं, वो जो टीचर्स बनने वाले हैं उनको वो मदद करते हैं, उनको वो बताते हैं, उनको वो सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर एजुकेटर्स उस एरिया में मास्टर होते हैं। उसी तरीके से कोई इंजीनियरिंग करता है तो कोई इंजीनियरिंग के ही टीचर्स उसको उस एरिया में मदद कर सकते हैं। तो बेसिकली कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप में क्या होगा कि सेम एस्केप फोल्डिंग की तरह ही है, बट इसमें फर्क ये होगा कि जो एक्सपर्ट होगा, जो मास्टर्ड होगा, वही आपकी मदद करेगा। बट एस्केप फोल्डिंग में क्या है, हमारा छोटा भाई है, वो हमसे पहले साइकिल सीख गया है ना, अब वो मुझे सिखा रहा है जी, उसको तो कोई ओलंपिक नहीं मिला ना, कोई गोल्ड मेडल तो नहीं मिला उसको, बट वो सीख गया हमसे पहले और वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो बेसिकली एस्केप फोल्डिंग में कोई भी हमारी मदद कर सकता है, बट कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप में हमें वही मदद करेगा जो उस एरिया में मास्टर्ड होगा, जो उस एरिया में एक्सपर्ट होगा। इसलिए कहा जाता है, मैंने पहले ही आपको कहा कि ये जो टर्म है कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप, इसको ब्रूनस ने नहीं दिया है ना, लेकिन कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप इन्वॉल्व्स अ मास्टर टीचिंग एंड अप्रेंटिसशिप द सेम स्किल्स दैट दे हैव मास्टर्ड। अगर हमें कोई चीज सीखनी है तो वो उसी आदमी से सीखेंगे जो उस एरिया का मास्टर होगा, या वही आदमी हमें मदद करेगा जो उस एरिया का एक्सपर्ट होगा। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रूनस के हवाले से जो भी इंपॉर्टेंट थे वो हमने कवर किया। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी, है ना। फ्रेंड्स, जाते जाते एक बात बताते चले आपको कि ज्ञान एकेडमी का अपना एप्स है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से फ्री टेस्ट अवेलेबल है टॉपिक वाइज, है ना, जिसको आप कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।